हम अपने आईएमसी में सर्विसेज के ऑफ़र करते हैं। हर वो सर्विस जो बाकी के लाहौर के किसी भी क्लिनिक के अंदर या हॉस्पिटल में अवेलेबल है, वो सारी हमारे पास हैं, और हमने इसके एडिशन में कुछ नई चीज़ें भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई हैं। जब प्यूबर्टी आती है और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है बच्चियों के लिए, बाज़ औक़ात बच्चियाँ, बल्कि अब ज़्यादातर बच्चियाँ उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं, उनको पता नहीं है। उससे रिलेटेड जो बच्चों के अंदर बॉडी की फ़िज़िकल चेंजेस आ रही हैं, जो पीरियड्स की हाइजीन के बारे में बच्चों को बताना है, उनकी डाइट का उनको बताना है, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बताना है, तो वो सारे हम अपने मेंस्ट्रुअल वेलबींग के क्लिनिक में माँओं को भी अवेयर करते हैं कि ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल करना है, उन्होंने क्या क्या उनको इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि बच्चियों से ऑफेंड ना हो, और बच्चियों को भी हम उससे प्रिपेयर करते हैं। फिर प्री कंसेप्चुअल काउंसलिंग के क्लिनिक्स हमारे कौन से हैं? बाज़ औक़ात कुछ फैमिलीज़ के अंदर, टिपिकली हर फैमिली में नहीं बट बाज़ औक़ात फैमिलीज़ के अंदर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स या कंडीशन रन कर रही होती हैं। अब मेडिकल साइंस इतनी इम्प्रूव्ड हो गई है कि अगर हम उसको पहले से हमें पता चल जाए तो हम उस कंडीशन को आगे उनकी जनरेशन्स के अंदर पास ऑन होने में कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। सो हम प्री कंसेप्चुअल काउंसलिंग करते हैं ऐसे कपल्स की, अगर हमें पहले से पता हो, और उनको ये बता देते हैं व्हाट आर द डूज़ एंड व्हाट आर द डोंट्स। उससे पहले कोई टेस्ट्स हैं, वो टेस्ट हम करके हम देख लेते हैं, राइट। और उनको ये बता देते हैं कि इस वाली कंडीशन का आपकी सबसीक्वेंट प्रेगनेंसी के ऊपर कितना रिस्क है और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। सारी बातें एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसको अर्ली पिकअप करके उसको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से जब शादी हो गई है, कंसेप्शन हो गई है, तो हम एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप लोग हमारे क्लिनिक्स में आते हैं चेकअप्स के लिए रेगुलर, सिर्फ चेकअप्स ही प्रेगनेंसी में नहीं होते, काफ़ी नहीं होते। अवेयरनेस ऑफ द प्रेगनेंसी भी अब आप लोगों ने, यू आर गोइंग थ्रू अ प्रेगनेंसी, तो आप लोगों ने अब देखा होगा कि अवेयरनेस अबाउट द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंडीशन इन द प्रेगनेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो हम ये अवेयरनेस क्लासेस एवरी सैटरडे कंडक्ट करके वॉलंटरली हम मैस में ये अवेयरनेस को एविडेंस बेस्ड लेवल के ऊपर हम इम्प्रूव करते हैं। जितनी भी मिथ्स आपके पास हैं, आपके हस्बैंड्स की, आपकी मदर इन लॉज की, किसी भी कंडीशन के बारे में हम उसको आपको आंसर करके बताते हैं, राइट। फिर जैसे प्रेगनेंसी होगी, पाकिस्तान का कल्चर है कि बच्चियों को, अपनी बेटियों को या बहुओं को, या बच्चियां खुद भी प्रेग्नेंट होते ही वो बिस्तर पे चली जाती हैं, ठीक है, उन्होंने बेड रेस्ट कह दिया पेशेंट्स को। ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। जितना आप अपने आप को नॉर्मली फिज़िकली नॉर्मल रखेंगे, अपने आप को चलता फिरता रखेंगे, मोबाइल रखेंगे, उतनी ही आपकी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होकर नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएगी। एक बच्ची जो कि 9 महीने मैक्सिमम बेड रेस्ट पे रही है, उसका पेल्विस, उसकी हड्डी प्रिपेयर्ड नहीं है कि बच्चा उसमें से एट द टाइम ऑफ लेबर गुजरे, बिकॉज आपने उन 9 महीनों में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कशिश शकल, ठीक, उसको काम ही नहीं करने दिया। आप खड़े होते हैं तो आपका सारा का सारा कहाँ पे जाता है? बोझ नीचे की तरफ। इसी तरीके से जब आप प्रेगनेंसी में खड़े हुए हैं तो प्रेगनेंसी में जो बेबी है, अब ज़मीन उसको अपनी तरफ नॉर्मली खींचती है। सो जितना आप मोबाइल होंगे, बच्चा एक नॉर्मल पोजीशन में रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक्सरसाइजेस का हम बताते हैं, बिकॉज प्रेगनेंसी के हार्मोन्स आपकी बॉडी के लिए, मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। आपको लेथार्जी रहती है, टायर्ड रहते हैं, बैक एक्स रहती है। प्रेगनेंसी का मतलब ही ये होता है कि एक जगह से दर्द शुरू होकर दूसरी जगह शुरू हो जाती है। सो आपके कोर मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए आपको हम एक्सरसाइजेस बताते हैं। इसके अलावा हम 8 मंथ से 7 मंथ से ऑनवर्ड्स, अगर बेबी की डायरेक्शन बिल्कुल नॉर्मल है पोजीशन, तो हम एडवाइस कर देते हैं कि आप स्क्वाट्स करना शुरू कर दीजिए, ताकि बेबी आपकी हड्डी में उसका सर जाके फिक्स हो एक नॉर्मल डायरेक्शन में, और ये आपकी नॉर्मल लेबर को इनिशिएट करने में और ड्यूरेशन ऑफ लेबर को नॉर्मल करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है।
है। इसके अलावा जैसे प्रेगनेंसी शुरू होती है, वॉमिटिंग्स एंड नोजिया स्टार्ट हो जाता है, आपकी टेस्ट वगैरह की चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो क्या चीज़ खानी है क्या चीज़ नहीं खानी, इसके हमारी फैमिलीज़ के अंदर पाकिस्तान में बहुत मिथ्स है। गरम चीज़, ठंडी चीज़, ये ना खाओ, वो ना खाओ, वो ना खाओ, वो ना खाओ, ये हो जाता है। जो चीज़ खाने को दिल चाह रहा होता है, फैमिली आपको वैसे ही मना कर देती है, ये गर्म है, इससे आपका मिसकैरेज हो जाएगा। और बहुत सी चीज़ों का आपका वैसे ही प्रेगनेंसी में खाने का दिल ही नहीं चाह रहा होता, आपके टेस्ट वगैरह चेंज हो जाते हैं। सो इसकी भी हम आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन अब देते हैं। इसके अलावा जब डिलीवरी एक दफ़ा हो गई तो पोस्टनेटल केयर, अब आप एक नहीं है, अब आप 2 लोग हैं। आपने ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करनी है उसको हम आपको प्रिपेयर कराते हैं, बेबी की टेक केयर कैसे करनी है उसको हम आपको प्रिपेयर कराते हैं। आपने अपनी टेक केयर कैसे करनी है डिलीवरी के बाद, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जो एपिज़ियोटमी का कट है उसकी क्या आपने केयर करनी है, या सिजेरियन हुआ है तो उसमें आपका क्या पोस्चर होना चाहिए और उसकी क्या केयर है। इन सारी चीज़ें, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल्सो एंड आफ्टर द डिलीवरी, देर इज़ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इम्पैक्ट ऑन द प्रेगनेंट एंड द डिलीवर्ड वुमेन। सो इसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम ब्लूज़। पोस्टपार्टम ब्लूज़ के इंसिडेंस बहुत हाई है, दैट इज़ अप टू 80 to 85%। 80 to 85% का मतलब ये होता है कि 100 औरतें डिलीवर हुई हैं, उनमें से 80 से 85 ख़वातीन को पोस्टपार्टम ब्लूज़ होते हैं। व्हाट इज़ ब्लूज़? डिप्रेस्ड, लो मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, क्राइंग एपिसोड, फीलिंग योरसेल्फ फेलियर, कि आप अपना आप नहीं संभाल पा रही, बच्चा रो रहा है, आप उसकी टेक केयर नहीं कर पा रही। सो दिस इज़ ऑल नॉर्मल। हमारी फैमिलीज़ के अंदर, हमारी सोसाइटी में इसको आप बिल्कुल एक क्या इसको कहना चाहिए कि आप इसको पेनलाइज्ड औरत को करना शुरू कर देते हैं। दूध नहीं आ रहा, तुम्हारा दूध पूरा नहीं है, हमारे भी बच्चे हुए थे, तुम्हें क्यों रोना आ रहा है, तुम क्यों नहीं संभाल पा रही हो, इस किस्म की ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है। सो आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी ये अवेयर करने की ज़रूरत है कि नहीं, ये कंडीशन है और इसकी सीरियस इम्प्लिकेशन है अगर इसको इस टाइम के ऊपर टेक केयर ना की जाए। ठीक है। सो पोस्टनेटल केयर के अंदर एंड अगेन आफ्टर द डिलीवरी न्यूट्रिशन कौन सी खानी है, वही होता है, ये ठंडा है, ये गर्म है। लेकिन बाज़ औक़ात इतने बाज़ लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, माएँ चाहती हैं कि उनकी बच्चियों ने बच्चा डिलीवर किया है तो अब उसको हम हर चीज़ ही खिला दें। खिला के इतना मोटा कर देती हैं, पंजीरी देना और बाकी सारी चीज़ें देना। तो उसमें हम आपको गाइड करते हैं कि आपने क्या चीज़ लेनी है, बिकॉज अब आपके पास डिलीवरी के बाद यू हैव 6 months कि आपकी बॉडी बैक टू द शेप जाए। ये याद रखिए कि प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम पीरियड हमारे जिस्म को ओबीस करने में एक मेजर पार्ट प्ले करते हैं। इस टाइम की डाइट को अगर हमने वाइजली ना वॉच किया और देखा तो हमारी जो फैट जब चढ़ जाती है तो उसको उतारना बहुत मुश्किल है। ठीक है। और इसी का दूसरा हिस्सा है पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस, ताकि आप वो एक्सरसाइज करें जिससे आपकी टमी फैट ना जमने पाए। आपने जो एक्स्ट्रा फैट आपकी कलेक्ट हुई है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो ख़त्म होती चली जाए। ठीक है। इसी तरीके से हर फैमिली के अंदर मिडिल एज की ख़वातीन मौजूद हैं, बहनें हैं, मदर्स हैं, मदर इन लॉज हैं, जिनको मिडिल एज की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, लाइक मेनोपॉजल चेंजेस, पेरी मेनोपॉजल चेंजेस, डिलीवरीज के बाद पिगमेंटेशन का बढ़ जाना, जेनिटल एरिया का डी शेप हो जाना, स्किन ढलक जाना, लूजनेस हो जाना, वो सारी चीज़ें हम इधर टेक केयर करते हैं और उसकी भी ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। लैक्टेशन सर्विस आईएमसी में यूनिक है, लाहौर के किसी और हॉस्पिटल में इस किस्म की लैक्टेशन सर्विस नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान में लैक्टेशन कंसल्टेंट दीज आर ऑन सिंगल डिजिट, वो 10 भी नहीं है। सो आई एम वन ऑफ द अमेरिकन सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट, जो कि यहाँ पे अपने प्रेग्नेंट पेशेंट्स के साथ साथ उनको लैक्टेशन के भी, जैसे मैं आपको एंटीनेटल की क्लासेस में भी बताती हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग की अवेयरनेस और डिलीवरी के बाद जिसको जो प्रॉब्लम हो रही हो, लैच कैसे कराना है, पोजीशन कैसे लेनी है, एंगॉजमेंट है तो ट्रीटमेंट कैसे करनी है, डक ब्लॉक हो गई है तो उसको कैसे मैनेज करना है। सो ये सारी चीज़ें हम आईएमसी के अंदर हम करते हैं।
इसके अलावा जो एक नया चेंज है, नई स्पेशलिटी गायनी के अंदर आई है, दैट इज़ एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स, आपने फेस की एस्थेटिक्स देखी होगी, हाइड्रोफेशियल हो रहा है, ब्लीचिंग हो रही है, लेज़र्स हो रहे हैं, स्किन रिजुविनेशंस हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, क्यों ज़रूरत पड़ रही है? बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी जैसे एजिंग होती है, हमारी पिगमेंटेशन बढ़ जाती है। इसी तरीके से हमारा जो मुल्क है उसमें हीट वेव्स इतनी ज़्यादा है अल्ट्रावायलेट कि वो पिगमेंटेशन कर देती हैं। इसके अलावा एजिंग के अंदर भी और हार्मोनल इफ़ेक्ट्स विद द प्रेगनेंसी, चूँकि प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी एक्सपोज टू द हार्मोन्स होती है, वो पिगमेंट कर देती है आपके पूरे जिस्म को। जहाँ पे आपकी फेस की स्किन इफेक्ट होती है, उसी तरीके से जेनिटल एरिया की स्किन भी बाज़ लोगों की बहुत डार्कन हो जाती है एंड इट contributes to many social issues। और फिर एजिंग के साथ, प्रेगनेंसीज के साथ, चाइल्ड बर्थ्स के साथ सेंसेशन ऑफ एक्साइटमेंट नहीं रहती। इसके अलावा लैक्सिटी ऑफ टिश्यू हो जाती है, प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं, कंट्रोल ऑफ यूरिन इफेक्ट हो जाता है। आप अपने फैमिली में ये चीज़ डिस्कस करेंगे, वो सारी ख़वातीन आपको ये कहेंगी भाई ये तो नॉर्मल होता है, बट इट एक्चुअली इफ़ेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। पहले ज़माने में इसकी ट्रीटमेंट नहीं थी या ख़वातीन इसके बारे में बात नहीं करती थी, लेकिन और वो लीक करती रहती थी यूरिन। हंस रही हैं तो यूरिन लीक हो रहा है, खांस रही हैं तो यूरिन लीक हो रहा है, यूरिन ज़ोर से आ रहा है, बाथरूम पहुँचते पहुँचते यूरिन लीक हो रहा है। सो दीज ऑल इफ़ेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब इसकी लेज़र की फॉर्म में ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसमें एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, आपको एडमिट नहीं होना, आपका ऑपरेशन नहीं होना, पेन फ्री है, एनेस्थीसिया नहीं मिलता। ओनली वी डू द फ्यू सेशंस ऑफ द लेज़र ट्रीटमेंट एंड योर सपोर्ट ऑफ द ब्लैडर इज़ गुड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, इसी तरीके से ओ शॉट्स हम प्रोवाइड करते हैं, कार्बोक्सी थेरेपीज़ हैं, फिलर्स हैं, PRPs हैं, जो कि जेनिटल एरिया में हम उन मुख्तलिफ इंडिकेशंस में हम ज़रूर देते हैं। विजाइनल टाइटनिंग है, रिजुविनेशन है, स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, स्कार्स पड़ जाते हैं, बाज़-औक़ात कीलोइड्स बन जाते हैं, उसकी ट्रीटमेंट भी हम देते हैं। बिकॉज ऑल दीज थिंग्स दे कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द सोशल इशूज़। बॉडी वैसी नहीं रहती, हस्बैंड्स की बॉन्डिंग इफ़ेक्ट होती है एंड आप जो कुछ समझ लें, मतलब इसके बहुत एम्पलीफाइड इम्पैक्ट हैं। देन व्हाई डोंट वी शुड गो टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट। सो ये कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी का ब्रोशर है, हमारे रिसेप्शन पे अवेलेबल है। मुख्तलिफ़ कंडीशंस हैं जिसके लिए हम ये ट्रीटमेंट्स करते हैं और हम अपने पेशेंट्स को तो ये रिकमेंड करते हैं कि एक दफ़ा मॉमी मेकओवर वो ज़रूर लें आफ्टर द डिलीवरी, बिकॉज आपकी बॉडी टूवर्ड्स नॉर्मल फर्स्ट चाइल्ड बर्थ के बाद चली जाए, रिकवर कर जाए, देन यू कैन प्लान फॉर द सेकेंड बेबी। ठीक है, सो दीज आर द ब्रोशर फॉर द एंटीनेटल क्लासेस। आज की क्लास हमारी है बर्थ स्पेसिंग ऑप्शन। इसके अलावा ये मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम क्लास करते हैं। सो कमिंग बैक टूवर्ड्स द टॉपिक ऑफ टुडे, दिस इज़ द बर्थ स्पेसिंग। बर्थ स्पेसिंग है, बर्थ कंट्रोल है, फैमिली साइज है या कॉन्ट्रसेप्शन, डिफरेंट किस्म के नाम हैं इसके और डिफरेंट इसकी इस्तिलाहात हैं। क्यों करते हैं हम कॉन्ट्रसेप्शन? मुख्तलिफ रीज़न हैं। किसी को अपनी फैमिली साइज़ नहीं बढ़ाना, किसी को 2 बच्चों में गैप देना है, ठीक है, किसी को चाहिए कि कॉन्ट्रसेप्शन हम इसलिए भी देते हैं, बर्थ कंट्रोल्स उस वक्त भी देते हैं जब मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएं, पीरियड्स के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएं, वो भी हम देते हैं। सो हर एक खातून के डिफरेंट रीज़न्स हैं। ओके, सो वट एवर द रीज़न इज़, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपने कौन सा मेथड अपने लिए सेलेक्ट करना है। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेथड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर इंडिविजुअल सेल्फ, आपकी अकॉर्डिंग, आपकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग और आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हर मेथड डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि एक तरीका मैं आपको कह दूं कि आपने पिल्स यूज़ करनी है तो वही मेथड आपके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। ऐसा नहीं है, डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि डिफरेंट लोगों की नीड्स के लिए वो डिफरेंट मेथड्स होते हैं। और ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, जो पहले ज़माने की कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है और जो अब अवेलेबल हैं, दे आर अ लॉट डिफरेंट मेथड्स। आप
आप लोगों को मैंने पहले जैसे बताया, पहले कॉपर टी जब स्टार्ट की थी तो WHO ने उसकी सेफ्टी को देख के कहा था कि ये 3 साल के लिए यूट्रस में रह सकती है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द थिंग्स वर इम्प्रूव्ड, साइड इफ़ेक्ट्स वर रिड्यूस्ड, सेफ्टी उसकी इम्प्रूव उन्होंने कर दी। तो अब जो लेटेस्ट हमारे पास कॉपर टी मौजूद है वो ये कहते हैं कि इट इज़ सेफ इनफ टू बी इन द यूट्रस फॉर स्टैट 12 ईयर्स। 12 ईयर्स के लिए वो आपके यूट्रस में रह सकती है। इसी तरीके से सारे मेथड्स हैं जो कि पहले की निस्बत अब वो ज़्यादा रिलायबल हैं एंड विद लो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हम कोई भी मेथड जब चूज़ करते हैं तो हम कैसे करते हैं? आपका क्या ख्याल है? आप अपने लिए जो मेथड चूज़ करेंगी तो आप उसमें क्या देखेंगी? ईजी हो जाए, है ना, कन्वीनियंट हो और साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हो और फेलियर रेट कम से कम हो, मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड हो, ठीक है, यही होते हैं ना ये सारे, और एक्सपेंसिव ना हो, आपके बजट के अंदर आ जाए। जब हम ये कहते हैं कि कोई मेथड 70 से 99% इफ़ेक्टिव है, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि 100 औरतों ने वो मेथड यूज़ किया है फॉर 1 ईयर, 1 साल तक उन्होंने 100 लोगों ने यूज़ किया है, और उनमें से 90% इफ़ेक्टिवनेस का मतलब ये है कि उनमें से सिर्फ 10 ख़वातीन प्रेग्नेंट हुई थी उस मेथड के फेलियर की वजह से, 90 नहीं हुई थी। सो इसका मतलब ये हुआ कि 90% इफ़ेक्टिव है। गॉट माय पॉइंट? 1 ईयर की यूज़ की कंडीशन इसमें मौजूद है, ठीक है। और हम सिलेक्शन कैसे करते हैं? मेडिकल हिस्ट्री के ऊपर, एग्जामिनेशन के ऊपर। एक फिजिशियन ही आपको ये गाइड कर सकता है कि इसकी कैसे होगी सिलेक्शन, आपके लिए कौन सा बेस्ट मेथड है, ठीक है। सो बर्थ कंट्रोल उसी वक्त कोई भी मेथड इफ़ेक्टिव है अगर वो यूज्ड प्रॉपरली एंड एज डायरेक्टेड। उसको प्रॉपर आपने यूज़ किया है और जैसे आपको समझाया गया है कि आपने ऐसे यूज़ करना है वैसे ही है, और आप उसको प्रॉपर यूज़ उसी वक्त कर सकेंगे जब आप उसको फुली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ठीक है। सो आज की हमारी क्लास का मकसद और सेशन का मकसद यही है कि जो डिफरेंट मेथड्स हैं उसके बारे में आप लोग समझ जाएं कि इसको प्रॉपरली यूज़ कैसे करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक स्लाइड है, इसमें सारे बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस सारी मौजूद हैं और उसमें उन्होंने इफ़ेक्टिवनेस उसकी बताई है। ये लोवेस्ट इफ़ेक्टिव है और ये मोस्ट इफ़ेक्टिव है, ठीक है। ये देखें ये वाले जो 2 लाइन है, इनमें 18% प्रेगनेंसी रेट था। 100 ख़वातीन ने इस्तेमाल किया, उनमें से 18% प्रेग्नेंट हो गई, और इसमें क्या है, स्पर्मिसाइड्स एंड कॉन्डम्स भी मौजूद हैं। सो दिस कम्स इनटू द लीस्ट इफ़ेक्टिव मेथड्स। हालांकि इनकी अगर हम कहें कि सक्सेस रेट क्या है, सक्सेस रेट इसका 75 एंड 76% है, बट अगर हम देखें तो 18% इनकी प्रेगनेंसी का रेट भी है ओवर 1 ईयर। सो दीज आर द लीस्ट इफ़ेक्टिव मेथड्स। दरमियान में जो मिडिल इफ़ेक्टिवनेस है, जो कि पिल्स हैं, इंजेक्शंस हैं और पैचेस हैं, इनकी इफ़ेक्टिवनेस है मोर देन 94%, ठीक है। सो 88 से 94% तक इसकी इफ़ेक्टिवनेस है, बिकॉज आफ्टर 1 ईयर ऑफ यूज़ 6 to 12 ऑफ द फीमेल दे गॉट प्रेग्नेंट ओनली, ठीक। सो ये भी हाईली इफ़ेक्टिव के अंदर आता है। इस वाली लाइन को देखिए, इसके अंदर है इम्प्लांट, जो मैंने आपको बताया हम रॉड रख देते हैं, और कॉपर्टीज जो कि यूट्रस के अंदर चली जाती हैं, और परमानेंट स्टरलाइजेशन, ट्यूबें बंद कर देना, ख़वातीन की या मर्दों की। सो दीज आर द मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड। सो इसका फेलियर रेट इज़ लेस देन 1%। 1% प्रेगनेंसी रेट इसका भी है। आप लोग कहेंगे कि ट्यूबें तो अब बंद कर दी, अब प्रेगनेंसी कहाँ से आ गई? होता है, ट्यूबें भी बंद कर दी, देयर आर केसेस के प्रेगनेंसी हो गई है, राइट। सो इस चीज़ को अपने जहन में रखना है। जो आप अभी परसेंटेजेस जिसमें बता रही हैं, कैटेगरी वाइज परसेंटेजेस बता रही हैं, उसमें
सब नीचे वाली कैटेगरी में आप कह रहे हैं 75% है इफेक्टिवनेस उसकी। क्योंकि उसमें यहाँ पे 5 से 6 चीज़ें मुझे नजर आ रही है। एवरीथिंग विल नॉट बी 75% of it. Is everything 75%? एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट 75%। ठीक है, ये देखिए, अगर हम ये बात करें ना, ये कैलेंडर मेथड है, ये स्पर्मिसाइड्स है, स्पॉन्ज है, सर्वाइकल कैप है, फीमेल कॉन्डम एंड मेल कॉन्डम्स। ठीक, सो इस मेथड पे आ जाए जो कि फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड है। अगर कोई कपल लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, अंडरस्टैंड कर गया है कि जो 30 डेज़ के मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो पीरियड होता है उसमें फर्टाइल विंडो कौन सी है जिसको अवॉइड करना है, अगर उसको अवॉइड सिर्फ करेंगे विदाउट यूजिंग एनीथिंग, ठीक है, सो अगर वो उसको सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर रहे हैं इस मेथड को भी, सो इसकी भी इफेक्टिवनेस 75% है। राइट, अगेन ये उसी के ऊपर आ जाता है कि आपने अगर इसको क्लियरली अंडरस्टैंड किया हुआ है, आप अपने साइकिल को ट्रैक कर रहे हैं उस तरीके से। अच्छा जी, अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले वाली जो हमारे पास कैटेगरी थी, ये वाली जो मोस्ट इफ़ेक्टिव है, इसको हम डिस्कस करते हैं। उस कैटेगरी को हम कहते हैं लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल मेथड्स। लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल मेथड्स क्या होते हैं कि वो लॉन्ग इफ़ेक्ट करते हैं, उनका टर्म जो है उनको हम ज़्यादा देर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। राइट, उसमें हमारे पास कौन से मेथड्स आ रहे थे? कॉपर टी हमने अंदर रख दी, हमने इम्प्लांट अंदर रख दिया, या फिर हमने ट्यूब्स बंद कर दी। राइट, और रिवर्सिबल है, अगर हम उसको रिवर्स कर दें तो आप फ़ौरन से इमिडिएटली आप कंसीव कर लेंगे। उसके अंदर पहला आ जाता है इम्प्लांट। इम्प्लांट मैंने आपको बताया, दीज आर द फ्लेक्सिबल रॉड। दो किस्म की इम्प्लांट्स होती हैं, एक है सिंगल रॉड और एक है डबल रॉड। आई विल शो इट टू यू। ये है सिंगल रॉड, ये है डबल रॉड की इम्प्लांट, और इसी तरीके की इम्प्लांट है ये सिंगल रॉड की है। ये देखिए, ठीक है, ये हम आपको अंडर द आर्म इंजेक्ट कर देते हैं, अंडर द स्किन इन द आर्म। लोकल एनेस्थीसिया लगा के हम इंजेक्ट कर देते हैं, ना आपको पता चलता है ना आपको पेन होती है। पेन किलर पहले दिन अगर पेन हुई तो आपने सिंपल पैनाडोल या ब्रूफिन की टैबलेट खा ली एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, सो क्लिनिक का प्रोसीजर है, आप आएंगे, कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, कोई एनपीओ खाली पेट की ज़रूरत नहीं है, और आप इंजेक्ट करा के आप चले जाएंगे। ठीक, सो इट इज़ गुड फॉर 5 years। हार्मोन्स हैं इसके अंदर, मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ के हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्ट्रोजेंस हैं, जो कि डेली बेसिस के ऊपर एक ख़ास क्वांटिटी रिलीज़ होती है, और ये आपके यूट्रस पे जाके एंड ओवरीज पे जाके इफ़ेक्ट करती है और एग ओव्यूलेशन को होने से रोकती है। राइट, नहीं, मेल्स के लिए भी ये नहीं है, ये फीमेल के लिए है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये हार्मोन है, इसका सम इफ़ेक्ट ऑन द बॉडी हो सकता है। क्या हो सकता है हार्मोन का? वाटर रिटेंशन, बॉडी फूल सकती है, आप वेट गेन कर सकते हैं। थोड़ी सी चेंजेस पीरियड्स के अंदर हो सकती हैं, ठीक, पीरियड्स के दरम्यान में स्पॉटिंग हो सकती है, फ्लो ऑफ पीरियड इफ़ेक्ट हो सकता है। सेइंग दैट हर एक के साथ ये नहीं होगा, कुछ परसेंटेज ऑफ फीमेल्स के अंदर है जो कि रिवर्सिबल है। ठीक है जी, एक हो गया ये। सेकंड है इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ये मैंने आपको दिखाई थी। एक ये है कॉपर टी, आप ये देख रहे हैं, ये कॉपर लिपटी हुई है। ठीक, दूसरी डिवाइस है इम्प्लानॉन, इसके अंदर भी कॉपर लिपटी हुई है, इसके टी का फ़र्क है सिर्फ। ठीक है, इंसर्शन का तरीका वही है। चौथी डिवाइस है ये वाली वाइट वाली मायरीना, ये भी टी की तरह तरीके से बनी हुई है, इसमें कॉपर नहीं है बट इसमें हार्मोन है। ठीक है, वो लोग जो हार्मोन खा नहीं सकते, वो लोग जो हार्मोन इंजेक्ट नहीं कर सकते, वो लोग जो ये नहीं चाहते कि इसके अंदर हो, उनके अंदर हम लगा देते हैं मायरीना, इंसर्ट कर देते हैं।
राइट। सो मायरीना का क्या है, 1 टाइम इंसर्शन इनसाइड और इट इज़ गुड फॉर 7 ईयर्स। 7 ईयर्स तक के लिए मायरीना अंदर आपके यूट्रस के अंदर रहती है, ठीक है। हार्मोन रिलीज़ कर रही है, लेकिन कहाँ पे रिलीज़ कर रही है, सिर्फ इधर जहाँ पे हमें इसका एक्शन चाहिए। मायरीना को यूट्रस में रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम ये नहीं चाहते कि हार्मोन जो हम खा रहे हैं या लगा रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, वो पूरी बॉडी में इफ़ेक्ट करने के बाद यूट्रस तक पहुँचे। मायरीना का हार्मोन सबसे पहले यूट्रस पे और उसमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी जाके आपकी पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है। सो इफ़ेक्ट्स ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर साइड इफ़ेक्ट्स विद मायरीना इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स, ठीक है। ओके और इसकी एक और ख़ास बात भी ये है कि FDA ने इसको अप्रूव किया है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हैवी पीरियड्स। एबनॉर्मल पीरियड्स हो जाते हैं, हैवी पीरियड्स हो जाते हैं, क्लॉटिंग शुरू हो गई है, हम मायरीना रख देते हैं। वो कॉन्ट्रासेप्शन के साथ साथ चूँकि हार्मोन दे रही है तो यूट्रस की इस लेयर को थिन करती चली जाएगी। पीरियड्स लाइटर होते होते पीरियड्स ख़त्म हो जाएंगे मायरीना की इंसर्शन की वजह से, ठीक है। ओके, सो कॉपर टी पे आ जाएं। कॉपर टी बहुत ही आपको जैसे मैंने दिखाया छोटी सी डिवाइस है, लग आपको बड़ी रही है, डिवाइस ये है एक्चुअली, ये देखें इस चीज़ ने आपके यूट्रस के अंदर होना है, ये इसकी थ्रेड है, ठीक है, जो कि विजाइना में हैंग होती है, राइट। सो इतनी सी ही आपकी यूट्रस है और ये डिवाइस इतनी सी आपकी यूट्रस के अंदर रहेगी। इसमें कोई हार्मोन नहीं है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको बता दिया, चूँकि ये यूट्रस के अंदर पड़ी हुई है, स्पर्म को असेंड होने से रोकेगी, ऊपर नहीं जाने देगी। यूट्रस के इर्द गिर्द ये एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कर देगी, जिसकी वजह से अगर स्पर्म अंदर चला भी गया है तो प्रेगनेंसी के लिए उसको ट्यूब में से पास होना है, वो ट्यूब तक पास नहीं होने देगी, ठीक है जी। सो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आप में हार्मोन की इम्बैलेंस नहीं कॉज करे बिकॉज इसका कोई वास्ता नहीं है कि ये ओव्यूलेशन को इम्पैक्ट करे, एग को रिलीज़ होने से बचाए या फिर हार्मोन्स को इम्बैलेंस करे। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिर्फ ये है। और चूंकि ये हार्मोन्स को इम्पैक्ट नहीं करी तो जैसे ही हमने इसको रिमूव किया, यू आर रेडी फॉर द कंसेप्शन इन द नेक्स्ट साइकिल, ठीक। मायरीना हो गया। अब आप आ जाएं कंबाइंड पिल्स, ठीक। कंबाइंड पिल्स आप लोग सारों ने सुना होगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं या फिर कंबाइंड पिल्स हैं। मोस्ट पॉपुलर चॉइस वर्ल्ड ओवर, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ होती है दैट इज़ द पिल्स। क्यों? बिकॉज सस्ती हैं, ईजी टू यूज़ है, औरत के अपने कंट्रोल में है। जितने टाइम तक उसने यूज़ करनी है वो इस्तेमाल करे, इसके बाद उसको रोक दे। हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता हर वक्त उसको लेने के लिए। एक दफ़ा उसने कंसल्टेशन ले ली, एक दफ़ा उसने अपने लिए चूज़ करवा ली डॉक्टर से, इसके बाद वो घर पे बैठ के इसको इस्तेमाल कर सकती है, प्रोवाइडेड कि आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका सीख गई हैं, ठीक है। लेकिन चूँकि ये हार्मोन्स हैं तो ये थोड़े से मूड की सिम्टम्स कॉज कर सकती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस कॉज कर सकती है, हेडेक हो सकती है, नोज़िया हो सकता है, पीरियड्स के दरमियान में कोई स्पॉटिंग वगैरह हो सकती है। लेकिन इरेगुलर पीरियड्स OCPs के साथ बड़े रेयर हैं। नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स क्या हैं? पीरियड्स को रेगुलेट कर देगी, हर्सुटिज्म ख़त्म कर देगी, जो बाल हैं एक्नी कम कर देगी, ठीक है। और चूंकि ओव्यूलेशन नहीं होने दे रही है, पेन नहीं होगी, पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग लेस होगी। PID जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, उसके इफ़ेक्ट को कम कर देती है। कॉशन किन लोगों में करनी है? जिनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, जिनमें माइग्रेन के अटैक्स होते हैं, वो ये हार्मोन नहीं ले सकते। जिनके अंदर हिस्ट्री है ब्लड क्लॉट की, फैमिली में कहीं पर या उनमें खुद, ये 3 कंडीशंस हैं जिसमें हम मना करते हैं कि आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल विद द एस्ट्रोजन मत लें।